सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। अच्छा, ये वीडियो रिक्वेस्ट है फ्रॉम आसमा स्वीट। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर समझने से पहले अपने को समझना होगा बेनिफिशियल ओनर कौन होते हैं। क्या बताओ, बेनिफिशियल ओनर कौन होते हैं? बेनिफिशियल ओनर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। अंडरस्टूड? अच्छा, बेनिफिशियल ओनर समझेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम लोग जाएंगे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर पे। बहुत अच्छा स्टोरी जो है मैं आपको सुनाने वाला हूँ, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है फटाफट, ठीक है? देखो, सिंपल चीज़ है। अगर आपको एक इंसान हो जिन्होंने बगल लो 50 साल तक जो है काम कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है, आपने 50 साल तक काम कर रखा है, आप रिटायरमेंट पे एज पे हो, यू आर गोइंग टू रिटायर, यू आर थिंकिंग टू रिटायर, ठीक है। अब रिटायरमेंट के बाद क्या करना है? रिटायरमेंट के बाद सर जाना है अपने को हिमालय, हिमालय में जाके अपने को योगी बन जाना है, ठीक है सर। और ये जो है ना, ये स्टॉक मैंने खरीद के रखा है, ये मेरा पैसा है और ये मेरा स्टॉक। अब सर मैं सोच रहा हूँ कि सर अगर मैं हिमालय पे जाके योगी बन के बैठा रहूँ तो मेरे को खाना पीना भी होगा, है ना, मेरे को नॉन वेज छोड़ देना होगा, मेरे को वेज खाना होगा, लेकिन वेज पे भी तो पैसा लगता है। तो सर मेरे को सोर्स ऑफ इनकम जो है वो चाहिए होगा। आई हैव टू अर्न मनी, आई हैव टू अर्न मनी, आई हैव टू अर्न व्हाट सर? I have to earn money. Now, if you want to earn money and you also want to be a yogi, how to do that? Don't worry, you have already kept a lot of money and also stocks behind you. अब ये मनी तो खत्म हो जाएगा, लेकिन स्टॉक्स जो है ना वो बार बार आपको डिविडेंड के ऊपर डिविडेंड देता रहेगा, है ना। तो इन स्टॉक्स को मैनेज करने का भी एक किसी को चाहिए होगा ना, कि भैया ये स्टॉक्स मेरा मैनेज हो जाए। जब मैं हिमालय पे बैठ के क्या करूँ बताओ, मेडिटेशन करूँ, तो मेरा ये जो स्टॉक्स है इसको कौन संभालेगा? इसको संभालने के लिए कोई बंदा तो चाहिए होगा, है ना। क्योंकि स्टॉक्स का ये जो कंपनीज होगा ना, इन कंपनीज की मीटिंग्स को कौन अटेंड करेगा, वोटिंग कौन करेगा, ठीक है, मेरे भी हाफ पे जाएगा कौन? क्योंकि मैं तो हिमालय पे जाके रिटायरमेंट लेने वाला हूँ। मेरे स्टॉक्स का कौन ध्यान रखे? क्योंकि इन स्टॉक्स से मेरे को रेगुलर डिविडेंड आएगा और इस रेगुलर डिविडेंड से मैं अपना खाना पीना जो है वो मैं एक्सपेंस उसी से संभालूंगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, ये समझ में आ रहा है। ये कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर है कि भैया एक इंसान है जिनने 50 साल का उसका उम्र हो चुका है, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है कि उसको रिटायरमेंट लेना है, उसको और अभी ये स्टॉक्स वगैरह जो है ये देखना नहीं है, ठीक है, उसको रिटायरमेंट लेना है। अब वो जा रहा है हिमालय फॉर मेडिटेशन। रिटायरमेंट तो लेगा, लेकिन इसके स्टॉक्स का कौन ध्यान रखेगा? तो इन स्टॉक्स का ध्यान रखने के लिए बताओ, इन स्टॉक्स का ध्यान रखने के लिए कौन है बताओ? इन स्टॉक्स का ध्यान रखने के लिए एक इंसान हम लोग अपॉइंट करेंगे। क्या करेंगे बताओ सर? इंसान अपॉइंट करेंगे। तो ये इंसान, ये बंदा अब तक 50 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, इनने बहुत काम किया है। अब इनको क्या करना है? रिटायरमेंट लेना है। इनने क्या करना है? हिमालय में जाना है। अब हिमालय में जाने से पहले इनको एक इंसान को अपॉइंट कर देना है कि भैया तू मेरे ये सारा स्टॉक जो है ना, ये भैया तुम देखोगे, ठीक है, ये तुम देखोगे, क्योंकि इसी स्टॉक्स में से, इसी स्टॉक्स का जो पैसा है, इसी स्टॉक्स का पैसा वो यूज़ करेगा फॉर फूड। वरना वो घबराएगा ना कि यार मेरा पैसा इनकम, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मैं मेरा खाना पीना कौन? योगी तो हूँ मैं, लेकिन खाना पीना कौन देगा मेरे को? चलो, समझ में आ रहा है ये चीज़? ठीक है, समझ में आ रहा है। अब सुनो, ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपको ऐसा मतलब रिटायरमेंट लेना है, स्टॉक्स का झमेला, ये बार बार नोटिफिकेशंस आपको आएगा, फिर बार बार मीटिंग के लिए आपको बुलाएंगे, वोटिंग के लिए आपको बुलाएंगे, है ना, तो वो सारा झमेला किसी और के माथे पे देके आपको जाना है। समझ में आ रहा है? तो आप बन जाओगे सिग्निफिकेंट, नहीं सिग्निफिकेंट बाद में, पहले आप बन जाओगे बेनिफिशियल ओनर। आप क्या हो? बेनिफिशियल ओनर। अब बन जाओगे बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर क्यों? क्योंकि स्टॉक्स जो है आपने किसी और को हैंडल करने के लिए दे रखा है, लेकिन इसका बेनिफिट जो है, स्टॉक्स का जितना भी बेनिफिट होगा, डिविडेंड हो या जो कुछ भी हो, वो सब आपके अकाउंट में आएगा, आपके पास आने वाला है। तो इसलिए आप बेनिफिशियल ओनर हो। आप कौन हो? बेनिफिशियल ओनर। अब बेनिफिशियल ओनर का टॉपिक समझ में आ चुका है। बेनिफिशियल ओनर में कोई दिक्कत नहीं है सर। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर समझाइए। देखो, ये कंपनी का जितना भी मीटिंग वगैरह है, ये कौन संभालेगा? ये बंदा, ठीक है, ये बंदा। और आपको
क्या भेजेगा? पैसा। कैसे? इन स्टॉक्स में से जो भी पैसा कमाई होगा वो आपको भेजेगा। समझ में आ रहा है? तो आप आराम से मेडिटेट कर पाओगे। देखो, खाली पेट मेडिटेशन नहीं होता है, समझ में आ रहा है ना? तो पैसा तो चाहिए होगा। अंडरस्टूड? सो दैट आपका पूरा बॉडी एकदम सही रहे और आप मेडिटेट कर पाओ। चलो इतना समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? हाँ जी। ये जो बंदा है ना, इसको हम लोग लीगली ये ओनर है, लेकिन बेनिफिशियल ओनर कौन है? दूसरा इंसान है बेनिफिशियल ओनर। ये है बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिट का ओनर ये है, लीगली ओनर ये है, क्योंकि इसको हैंड ओवर करके वो निकल गया। समझ में आ रहा है? चलो हम लोग अच्छे से देखेंगे इसको एज पर द कंपनीज एक्ट, ठीक है ना? इसको प्रॉपरली समझेंगे हम लोग। अब सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर समझना बाकी है, जो कि मेन टॉपिक है। अपने तो बेनिफिशियल ओनर समझा है। देखो एक बार देखेंगे हम लोग। In the Companies Act 2013, a beneficial owner is someone who enjoys the benefit of owning shares in a company, even if their name isn't on the official ownership list. Ownership list में किसी और का नाम है, क्योंकि वो हैंडल कर रहा है शेयर, है ना? It's different from legal owner who appears on the company's record. ठीक है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम द लीगल ओनर हु अपीयर्स फ्रॉम द ऑन द कंपनीज रिकॉर्ड। मतलब कंपनी के रिकॉर्ड में कौन रहेगा? ये रहेगा, ये एज अ लीगल ओनर रहेगा, लेकिन बेनिफिशियल ओनर कोई दूसरा है। समझ में आ रहा है? ओके, हियर्स अ ब्रेक डाउन। लीगल ओनर, द पर्सन हुज नेम इज रजिस्टर्ड एज द ओनर ऑफ द शेयर्स। बेनिफिशियल ओनर, द पर्सन हु एक्चुअली गेट्स द बेनिफिट लाइक वोटिंग राइट्स और प्रॉफिट मतलब डिविडेंड वगैरह फ्रॉम द शेयर्स, इवन इफ दे आर्ट द लीगल ओनर। वो लीगल ओनर नहीं है, लीगली वो ओनर नहीं है, वो बेनिफिशियल ओनर है, लेकिन फिर भी उनको डिविडेंड वगैरह उन्हीं को जाएगा, वोटिंग राइट्स वगैरह उन्हीं को जाएगा, लेकिन वो सब कुछ कौन संभालेगा? ये संभालेगा। ठीक है? अच्छा, अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। कुछ डिफरेंस नहीं है। जब बेनिफिशियल ओनरशिप, जब आप बेनिफिशियल ओनरशिप कर रहे हो, मतलब आप बेनिफिट ले रहे हो ओनरशिप का, ठीक है? जब आप बेनिफिशियल ओनर हो आप, तो एक लिमिट होता है कि कितना बेनिफिट आप डिराइव कर रहे हो। अगर एक पर्टिकुलर परसेंटेज के ऊपर जाके आप बेनिफिट डिराइव कर रहे हो, तो आपको कहा जाता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। ये मतलब एकदम लेमन्स टर्म में मैंने आपको समझाया, बाकी बहुत स्टैंडर्ड वे में आपको यहां से समझने को मिलेगा। देखो, The Companies Act 2013 Section 90 deals with identifying and registering individuals with his significant beneficial ownership SBO in a company. देखो एक बार फटाफट देखेंगे, who is a significant beneficial owner SBO? An individual who directly or indirectly alone or with others hold at least 25%, क्या बताओ? At least 25% of the share in a company. तो अगर यही इंसान कंपनी में शेयर होल्ड कर रहा है, ये जो कंपनी में शेयर होल्ड कर रहा है, अगर 10%, देखो अब अगर ये जो कंपनी में शेयर होल्ड कर रहा है, अगर 10% शेयर होल्ड कर रहा है, 20% शेयर होल्ड कर रहा है, 5% शेयर होल्ड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करो आप। लेकिन अगर आप 25% शेयर होल्ड कर रहे हो, उससे ज़्यादा, देखो क्या लिखा है, होल्ड एट लीस्ट 25% ऑफ द कंपनी शेयर, मतलब 25% या ज़्यादा, फिर 25% या फिर उससे ज़्यादा अगर आप होल्ड कर रहे हो कंपनी की किसी भी शेयर को, ठीक है? पकड़ लो, आप SBI होल्ड कर रखे हो 25%, टोटल SBI का जितना शेयर है आपने 25% या फिर उससे ज़्यादा होल्ड करके रखे हो, आप बन जाओगे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, समझ में आ रहा है? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। तब आपको ये क्लेरिफिकेशन वगैरह देना होता है, आपको जो है ना, आपका आइडेंटिटी बताना होता है प्रॉपरली, सब डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है जब आप सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बन जाओगे। क्यों? उसका भी पीछे रीज़न है, क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ। कंपनी को पता होना होगा कि भैया उसका शेयर कौन खरीद रहा है, और थोड़ा बहुत शेयर अगर खरीद रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर 25% मतलब जो कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है, उतना अगर शेयर कोई होल्ड कर रहा है, तो कौन है, किसके पास जा रहा है, उसका तो भैया पूरा डिस्क्लेमर, पूरा डिस्क्लोजर जो है वो देना ही होगा, है ना? कि भैया कौन है वो जो 25% होल्ड करके, क्या हमारे कंपनी के लिए सही है, नहीं है, ये सारा चीज़, वरना कोई भी आके कंपनी एक्वायर कर लेगा, है ना? अच्छा देखो, समवन विद द राइट
to exercise significant influence or control over the company. Obviously significant influence जिसका होगा तो 25% ये आपको याद रखना है, 25% उससे ज़्यादा. अब SBO का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? फाइल करना है, डिक्लेरेशन देना है कंपनी को, द डिक्लेरेशन टू द कंपनी डिस्क्लोजिंग द नेचर ऑफ देयर इंटरेस्ट एंड द अदर डिटेल्स. उनका नेचर क्या है इंटरेस्ट का, ठीक है ना, कि कितना उनने होल्ड करके रखा है, कितना परसेंटेज, 25% या फिर उससे ज़्यादा, और ज़्यादा तो कितना. अपडेट द डिक्लेरेशन विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम फ्रेम इफ देयर ओनरशिप और इन्फ्लुएंस चेंज. अगर वो ओनरशिप चेंज कर रहा है, अगर एक से दूसरे के पास जा रहा है, कोई भी चेंजेस है उनके ओनरशिप में, बेनिफिशियल ओनरशिप में कोई भी किसी भी प्रकार का चेंजेस है तो उनको बताना है. ठीक है, उनको बताना है कंपनी को, भैया कि मैं तो भैया 25% होल्ड कर रहा हूँ. अगर 25% होल्ड कर रहे हो, उससे ज़्यादा होल्ड करो तब भी बताना है. और आपके होल्डिंग में कोई चेंजेस भी है तब भी बताना है कि भैया हाँ मैंने इतना शेयर तो किसी और को दे रखा है या फिर मैं देने वाला हूँ. ये सारा चीज़ आपको बताना है. कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? देखो, वो मेंटेन करके रखेगा SBO का अलग से रजिस्टर. ठीक है, रजिस्टर मेंटेन करके रखेगा SBO का अलग से. अलाउ कंपनी मेंबर्स टू इंस्पेक्ट द SBO रजिस्टर फॉर अ फी. कंपनी के मेंबर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं SBO रजिस्टर. फाइल अ रिटर्न विद द रजिस्ट्रार कंटेनिंग SBO डिटेल्स. SBO का जितना भी डिटेल्स होगा ना वो फाइल करेगा, ठीक है, रजिस्ट्रार को. आइडेंटिफाई SBOs एंड इंश्योर दे कंप्लाई विद द सेक्शन. तो उनको पता करना है कि कितने SBOs है उनके कंपनी में. SBO मतलब सर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है. एंड आइडेंटिफाई करने के बाद उनको देखना होगा कि कंपनी के सारे रिचुअल्स, रूल्स, रेगुलेशंस, कंपनीज एक्ट के रूल्स रेगुलेशन सब फॉलो हो रहा है कि नहीं. इशू नोटिस टू पोटेंशियल SBO एंड दोज विथ नॉलेज ऑफ SBO हु हैवंट रजिस्टर्ड. तो अगर उनको लग रहा है कि ये बंदा SBO बनने वाला है, मतलब 25% शेयर एक्वायर होने ही वाला है, इसका 24 में अटका हुआ है, तो उनको भी नोटिफिकेशन देगा. और जो SBO रजिस्टर्ड नहीं है उनको भी नोटिफिकेशन जाएगा. ठीक है. अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑन शेयर्स इफ एन SBO फेल्स टू कंप्लाई. अगर SBO कोई भी जो उसके ऊपर नियम कानून लागू होता है वो अगर फेल हो रहा है कंप्लाई करने में, तो वो ट्रिब्यूनल को अप्लाई करेगा. कंपनी बोलेगा कि भैया इतना शेयर हमने इसको दे रखा है और वो तो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप का जो कंप्लायंस है वही उसने सही प्रकार से नहीं किया, तो उसके शेयर्स जो इसको रोक लगा दिया जाए. पेनल्टीज. फेलिंग टू फाइल अ डिक्लेरेशन और प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन कैन रिजल्ट इन पेनल्टीज फॉर बोथ SBO एंड कंपनी. प्रोवाइडिंग फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन द डिक्लेरेशन कैन लीड टू लीगल एक्शन. इस बात का ध्यान रखना है. ये है 15 मिनट में आपका SBO का कंप्लीट नॉलेज. ठीक है, आई होप कि ये आपका SBO जो है वो पूरा क्लियर हो चुका है, बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है. तो ये पूरा कंप्लीटली समझ में आ चुका है. कोई दिक्कत, कोई डाउट अगर हो आप ड्रॉप करो कमेंट सेक्शन में. कमेंट सेक्शन में आपका सेक्शन कि सर इस सेक्शन में मेरे को प्रॉब्लम है, उसमें ज़्यादा लाइक्स आएगा तो मैं उस सेक्शन का भी वीडियो बनाऊंगा. ठीक है, कंपनी लॉ जो है ऐसा कर लेना है अपने को कि ज़िंदगी में कोई दिक्कत ना हो, कोई डाउट ना हो. आज की वीडियो में इतना ही. लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच एवरीवन. हैप्पी लर्निंग गाइस. बाय बाय एंड टेक केयर.